हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ नेट जेआरएफ भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित एक खास सीरीज का संचालन कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम क्या है? ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक। और ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के अंतर्गत हम किस चीज के बारे में चर्चा करते हैं? ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के अंतर्गत हम भूगोल विषय के हमारे नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में कौन से खास टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वे कौन से खास टॉपिक हैं जिनको पढ़ना, जिनको जानना आपके लिए जरूरी है, इस विषय की जो पूरी सीरीज है, सीरीज पर हम इन खास टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमने इंपॉर्टेंट लगभग सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन यहाँ कर लिया है। इसके अलावा कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि उन्हें भौगोलिक चिंतन में जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं उनके बारे में जानना है। तो इसके लिए हमने इस पूरी सीरीज को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम जो भौगोलिक चिंतन में इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व रहे हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, उनको लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम किस खास टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, भौगोलिक चिंतन के लिहाज से ही भौगोलिक चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किन किन व्यक्तित्वों ने किया है, उनके आधार पर यह सीरीज संचालित हो रही है, जिसमें हमने बहुत सारे व्यक्तित्वों पर चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करेंगे हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस के बारे में एक खास बात ध्यान रखिएगा कि इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इतिहास का पिता, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री? इतिहास का पिता कहा जाता है। इसलिए भी कहा जाता है इन्हें इतिहास का पिता क्योंकि इन्होंने इतिहास के को लेकर अपने बहुत सारे मत दिए हैं। इन्होंने इतिहास को 3 हिस्सों में डिवाइड करने की बात कही। हमने देखिए इतिहास को वैसे भी 3 हिस्सों में पढ़ने की बात कही थी, और इतिहास को कैसे, किस आधार पर, किन हिस्सों में डिवाइड करने की बात जो कही गई थी वह किसके द्वारा कही गई थी? हेरोडोटस के द्वारा कही गई थी। इस वजह से और इसके साथ साथ इतिहास को लेकर उन्होंने अपने कुछ अलग अलग मत दिए हैं, कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी प्रदान किए हैं। इस आधार पर इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। देखिए, यदि हम हेरोडोटस के समय की बात करें कि इनका समय कब रहा है, तो ध्यान रखें, एक तो ये ईसा पूर्व के हैं, यानी इनका समय माना जाता है 485। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपको यह 84 भी मिल सकता है। तो 484 या 85 से 425 ईसा पूर्व, ये इनका समय काल रहा है। और इस समय में ध्यान रखिए, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, 485 से 425 ईसा पूर्व में इतने इंपॉर्टेंट तथ्यों को दे देना अपने आप में इंपॉर्टेंट और अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि ये किसके समय में रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये यूनानी या यूनान समय में रहे हैं। ध्यान रखें, यूनानी जो हमारे पास समय काल है भौगोलिक चिंतन को लेकर, उसमें हेरोडोटस का नाम महत्वपूर्ण है। हमने कई अन्य यूनानी जो संदर्भ में जिन्होंने भौगोलिक चिंतन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके बारे में हमने चर्चा की भी है। उसमें से एक है हेरोडोटस। अब यदि बात करें हम हेरोडोटस के संदर्भ में ही कि हेरोडोटस इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं भूगोल के लिहाज से, या उन्होंने भूगोल में, भौगोलिक चिंतन में किन महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया है, तो ध्यान रखें कि इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही है। इन्होंने कहा कि जब हम समस्त इतिहास का विवेचन करते हैं तो इसके लिए जरूरी हो कि इतिहास के विवेचन में जो इम्पोर्टेंट दृष्टिकोण हो वह भौगोलिक दृष्टिकोण हो। यानी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इतिहास का विवेचन भौगोलिक दृष्टि से करना चाहिए और समस्त भूगोल का विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहिए। तो अपने आप में इन्होंने दोनों चीजों को समाहित कर लिया। यानी यदि आप इतिहास का विवेचन कर रहे हैं, समस्त इतिहास का विवेचन कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा दृष्टिकोण जरूरी है? भौगोलिक दृष्टिकोण होना जरूरी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि आप भूगोल का विवेचन कर रहे हैं, यदि आप समस्त भूगोल का विवेचन कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या जरूरी है? यदि आप समस्त भूगोल का विवेचन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण जरूरी है। यानी यदि आप समस्त इतिहास का विवेचन करें तो भौगोलिक दृष्टिकोण से करें, और यदि आप समस्त भूगोल का विवेचन करें तो आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करें, जिससे
इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाती है इनके बारे में, इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है फिर सामने निकलकर, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका दृष्टिकोण तो वैज्ञानिक है। यदि ये इतिहास के संदर्भ में चर्चा करते हैं यानी उस समय काल की, उसके आसपास का जो भूगोल है वह उसे भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। जब ये भूगोल की बात करते हैं तो ये उस समय की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि रही है, इतिहास उस समय का कैसा रहा है, उसे भी ही इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। यानी ये दोनों दृष्टिकोण को लेकर चलने की बात करते हैं। यदि हम हेरोडोटस की ही बात करें तो इसके अलावा इन्होंने क्या माना था, इनके तथ्यों के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। इन्होंने माना कि जो कैस्पियन सागर है वह एक आंतरिक सागर है। इन्होंने माना कि कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है। और आप इस बात से अनुमान लगाइए कि इन्हें कहते तो पिता किसका है, इतिहास का, लेकिन इन्होंने भूगोल में भी पर्याप्त कार्य किया है। इन्होंने अपने जितने भी समय काल में यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान की जो दौरा किया है, उसकी जो यात्राएं की हैं, उनके आधार पर इन्होंने अपने भौगोलिक मत भी प्रदान किए हैं। इन्होंने क्या माना कि कैस्पियन एक आंतरिक सागर है। जबकि हमने किसके बारे में पढ़ा था, जब हमने यूनान के ही एक अन्य भौगोलिक व्यक्ति हिकेटियस के बारे में पढ़ा था, तो हिकेटियस ने क्या कहा था, हिकेटियस ने कहा था कि जो कैस्पियन सागर है यह जो उत्तरी महासागर है उसका हिस्सा माना गया, और हिकेटियस ने इस बात को स्वीकार किया था। लेकिन यदि हम बात करें हेरोडोटस की, तो हेरोडोटस ने क्या कहा, कैस्पियन एक आंतरिक सागर है, ना कि यह उत्तरी महासागर का हिस्सा है। इसके अलावा यदि हम हेरोडोटस के ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें और इनकी भौगोलिक क्षेत्र में क्या इनका योगदान था इसके बारे में चर्चा करें, तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ही यह बात कही थी कि पृथ्वी वृत्ताकार महासागर नदी से घिरी हुई नहीं है। यानी इन्होंने इस मान्यता को स्वीकार नहीं किया कि पृथ्वी वृत्ताकार महासागर से घिरी है, इस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। जबकि हमने जब किसके बारे में पढ़ा था, जब हमने यूनान के ही एक अन्य भौगोलिक चिंतक के बारे में पढ़ा था जिनका नाम है हिकेटियस, तो उन्होंने क्या कहा था कि पृथ्वी वृत्ताकार है और वह महासागर से घिरी हुई है। ठीक है, अब यदि हम हिकेटियस के संदर्भ में, यदि हम हेरोडोटस के संदर्भ में ही आगे चर्चा करते हैं, तो उन्होंने यह कहा कि मिस्र को नील नदी का, यानी इन्होंने मिस्र को नील नदी का उपहार माना। उन्होंने मिस्र को नील नदी का उपहार माना, यानी नील नदी के आसपास जो क्षेत्र बसा हुआ था उसे इन्होंने मिस्र कहा, और कहा कि मिस्र जो है वह क्या है, नील नदी का उपहार है, गिफ्ट है नील नदी का। ठीक है, इसके अलावा यदि इनसे जुड़ी हुई अन्य तथ्यों की बात करें तो उन्होंने कहा, ये इनके बारे में एक और बात प्रचलित थी कि ये अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अरब सागर से परिचित थे। ये अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अरब सागर से परिचित थे, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात हो गई इनके बारे में कि ये भूगोल के इन चीजों, इन क्षेत्रों के बारे में क्या थे, परिचित थे। जबकि इनका समयकाल हमने देखा कि कितना है, 485 ईसा पूर्व से लेकर 425 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज, इन्होंने जो विश्व का भूभाग है उसे 3 महाद्वीपों में विभाजित किया। इन्होंने विश्व भूभाग को या विश्व के भूभाग को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया, भूभाग को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया। ध्यान रखिएगा, महाद्वीपों की संकल्पना आ गई, और इन्होंने इसे महाद्वीपों में विभाजित किया। अब ये महाद्वीप कौन से हैं, इन्होंने विश्व महाद्वीप को जो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब ये विश्व महाद्वीप में कौन से 3 महाद्वीप शामिल है, तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा कि इसमें यूरोप, एशिया और लीविया महाद्वीप है। इसमें यूरोप, एशिया और लीविया महाद्वीप है। और आपने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जब ठीक से देखा होगा, और हमने जो हमारे एपिसोड चलाए थे यूट्यूब पर ही किसके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कशन पर, तो आपने देखा होगा कि जो भौगोलिक चिंतन में
जो व्यक्तित्व हैं, जो भूगोलवेत्ता हैं, वे अपने आप में उनकी जो चिंतन है उनका उनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखा है कि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं नेट जेआरएफ के एग्जाम में। तो आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारे तथ्य आपको याद रखने होंगे जो कि किससे जुड़े हुए हैं, हेरोडोटस से जुड़े हुए हैं। यदि इनके संदर्भ में ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा कि ये डैन्यूब रिवर के बारे में जानते थे। यानी इन्होंने क्या कहा कि डैन्यूब दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। तो यदि पूछा जाए कि डैन्यूब नदी को दुनिया की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से किन भूगोलवेत्ताओं ने कहा था, या भौगोलिक चिंतन के लिहाज से यह कथन किसका है कि डैन्यूब दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, तो ध्यान रखिएगा यह कथन है हेरोडोटस का। और आपको याद रखना है नाम भी, भूगोलवेत्ता का नाम भी, तथ्य भी ध्यान रखना है। तथ्य क्या है, इन्होंने माना था कि डैन्यूब दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इन्होंने क्या माना था कि डैन्यूब दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी, ठीक। यदि हम हेरोडोटस के बारे में ही बात करें तो ध्यान रखिएगा कि हेरोडोटस सिंधु नदी के प्रवाह क्षेत्र से भी परिचित था, लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा कि सिंधु नदी का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है। यानी इन्होंने इस तथ्य को दिया। देखिए, भारत की यदि हम बात करें, भारत के भूगोल की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि विश्व में जब यूनानी सबसे पहली शुरुआत की बात कर रहे हैं, जब यूनानों ने भौगोलिक चिंतन में अपना सहयोग देना शुरू किया था, तब भी वे भारत वाले क्षेत्र से परिचित थे। यानी उन्होंने क्या बात कही कि जो सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र है वह कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। भले ही तथ्य सही हो या गलत, लेकिन अपने आप में इंपॉर्टेंट ये है कि इतने समय पहले भी वे इस रीजन से परिचित कैसे थे। तो ध्यान रखिएगा, उस समय हेरोडोटस ने क्या कहा था कि सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। और इन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा आप कि ये गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र या इसके अपवाह क्षेत्र से परिचित नहीं थे। ये किससे परिचित नहीं थे, गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र से परिचित नहीं थे। गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र से परिचित नहीं थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, नहीं थे। क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस यूनानी भूगोलवेत्ता या किस यूनानी व्यक्तित्व है जिनका योगदान है भौगोलिक चिंतन में और वे गंगा नदी के वह क्षेत्र से परिचित नहीं थे। तो आपको ये ध्यान रखना है और इस प्रश्न का फिर आपको आंसर बताना है हेरोडोटस। यदि हम हेरोडोटस के संदर्भ में ही चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा हेरोडोटस के बारे में यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेरोडोटस ने माना कि जो जनजातियां हैं और इन जनजातियों में जो विभिन्नता पाई जाती है, इनके यानी जनजातियों के जीवन में जो विभिन्नता पाई जाती है, जो भिन्नता पाई जाती है, जो अंतर पाया जाता है, वह किस वजह से है। उन्होंने कहा कि जनजातियों के जीवन में जो भिन्नता पाई जाती है उसका कारण है भौगोलिक विभिन्नता या भौगोलिक डिफरेंसेस जो क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसी आधार पर जनजातियों के बीच भी विभिन्नता पाई जाती है। तो ये भी इनसे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है क्या कि जनजातियों के जीवन में जो विभिन्नता पाई जाती है, जो अंतर पाया जाता है, यानी जनजाति के जीवन और इनकी आदतों में जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वह किस वजह से मिलता है, भौगोलिक भिन्नता की वजह से, भौगोलिक विभिन्नता की वजह से या भौगोलिक भिन्नता की वजह से। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट तथ्य हैं हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस ने कुछ अन्य चीजों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि शीत ऋतु में यानी आप कहें सर्दी के समय में, उन्होंने इस बात को एक तथ्यों के बारे में और चर्चा की कि जब शीत ऋतु होती है तो शीत ऋतु में हवाएं सूर्य को उसकी किस ओर, उसका जो नियत मार्ग है उससे दक्षिण की ओर धकेल देता है। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए कि सूरज का यह मार्ग है, ठीक। अब सूर्य के पथ में जब शीत ऋतु होती है तो शीत ऋतु में सूर्य हवाओं की वजह से, ध्यान रखिए, उन्होंने क्या कहा,
हवाओं की वजह से यह अपने दक्षिण में हो जाता है, जो कि अपने आप में गलत है, या आप कह सकते हैं कि ये तथ्य अपने आप में क्या है, त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि शीत ऋतु में हवाओं की वजह से सूर्य अपने दक्षिण की ओर, अपने जो उसका पूरा कक्षा है, उसके जो नियत कक्षा है, उस नियत कक्षा से वह दक्षिण की ओर हो गया, जो कि उस समय उन्होंने ये बात कही तो लोगों के लिए रही होगी बात बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन चूंकि जैसे ही वैज्ञानिक तथ्य मिलते गए तो पुष्टियां होती गई तो यह बात फिर त्रुटिपूर्ण साबित हो गई। तो हेरोडोटस का भौगोलिक चिंतन में अपने आप में बहुत बड़ा रोल रहा है यूनानी समय में, और उस समय जब बिल्कुल शुरुआत ही हुई थी भौगोलिक चिंतन के लिहाज से, इन्होंने अपने तथ्य दिए ही थे, इतिहास के संदर्भ में ये अपनी खोज कर ही रहे थे। देखिए इनकी मुख्य खास बात यह भी है, आप ध्यान रखें कि जब जो इतिहासकार हैं उन्हीं इतिहासकार व्यक्तियों ने, उन्हीं व्यक्तित्वों ने आगे चलकर भूगोल के बारे में तथ्य दिए हैं, तो ये उनका भूगोल के लिहाज से योगदान कहा जा सकता है। यह आप नहीं कह सकते कि उन्होंने पर्टिकुलरली इसी क्षेत्र में कार्य किया, यदि पर्टिकुलरली उसी क्षेत्र में कार्य करते तो उस समय ये भूगोल के लिहाज से और भी बेहतर तथ्यों को दे सकते थे। ठीक है, तो ये था हेरोडोटस के बारे में, भूगोल के संदर्भ में उनकी क्या योगदान थे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। यदि आप इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो दृष्टि टीचिंग लर्निंग ऐप में ही इंग्लिश में ही वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।